जवानों, आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में हर साल रिपीट हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि जो हमारा मैथ का टारगेट है कि हमें 40 में से 40 स्कोर करना है, तो उसके लिए हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैथ में अभी कितनी तैयारी है। फिर हमारी कल से है वो आपकी टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो रही है, तो उस टॉपिक वाइज क्लास को जब पढ़ेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है। तो जो पीवाईक्यू में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज आती है, इसको आप सभी जरूर देखना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। आपको स्कोर को भी बढ़ाएगी, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगी और आपको मोटिवेशन भी देने वाली है। तो इसलिए आज वाली वीडियो को पूरा देखना, और इस सीरीज के तहत जितनी भी वीडियो आती है उनको भी आपको जरूर देखना है। ठीक है जी, तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। तो जो विभाज्यता का नियम है, डिविजिबिलिटी रूल है, 2021 से लेकर 2025 तक हर साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने यहां पर 2024 वाला क्वेश्चन लिया है, लेकिन 2021 में भी आया, 22-23 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आपको ये आना जरूरी है। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना जरूरी है। तो कीजिए, अगर आपको रूल पता है तो आपके लिए बहुत आसान है। कैसे? कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। नहीं है इसका मतलब 3 तो इसमें से होंगी, चौथी नहीं होगी। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या बताया हुआ है, अगर जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो भाई अब नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है 8 से विभाज्य का, कि अंतिम या तो 3 अंक आपके 0 होने चाहिए, या अंतिम 3 अंक है आपके 8 से विभाज्य होने चाहिए, यानी 8 से भाग होने चाहिए। फिर चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, ठीक है। यहां पर 4 अंकों की संख्या लिखी हुई है, चाहे 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, बस हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। तो यहां पर लास्ट के 3 अंक ये हैं। क्या 32 8 से भाग होता है? बिल्कुल होता है, 8 चौके 32। तो इसका मतलब ये तो भाग हो जाएगा, ये आपका आंसर नहीं है। यहां पर हमें 3 अंक देखना है, 8 से डिवाइड करोगे, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, तो ये भी भाग हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आपका 8 से भाग हो गया। उसके बाद इधर देखो, लास्ट के 3 अंक देखने हैं। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बच गया, 8 दूनी 16, यानी ये भी भाग हो गया। जब 3 भाग हो गए तो चौथा अपने आप ही भाग नहीं होगा, और जो भाग नहीं होगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप चेक कर लीजिए, देखो 3 अंक कितने हैं? 44। क्या 44 8 से भाग होता है? नहीं। 8 6 48 होता है, 8 5 40 होता है, लेकिन 44 भाग नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, सब कुछ क्लासेज में आपको सिखाऊंगा, बस आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब मैं करवाता हूं ना, तो बहुत कम स्टूडेंट वैल्यू करते हैं। और अब जब उनको पता चल गया कि भाई हर साल आता है, तो आप जरूर मेहनत करोगे इसके लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, कि 31 गुना 32 गुना 33 को 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा, ये अपने को बताना है। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल आपको निकालना होगा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह भी हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शेषफल से हर साल आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है भाई। तो आंसर कीजिए, कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है आपका? 31 गुना में 32 और गुना में 33, और इसको हमें किससे भाग करना है? 5 से भाग करना है। कीजिए। तो अगर आप 31 को 32 से गुना करोगे, फिर वो जो आएगा उसको 33 से गुना करोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाएगा। इसको थोड़ा आसान बनाएं। चलो, 5 को अगर 30 से भाग करें, जो आपका 30 है उसको 5 से भाग करें हम, तो क्या आएगा? 5 छंगे 30, तो पूरा पूरा चला जाएगा, शेष कितना बचा? 1। तो 1 हमने लिख दिया गुना में। इधर डिवाइड करो, 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छंगे 30, कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, 2 हमने लिख दिया, क्योंकि शेषफल हमें निकालना है, तो शेषफल हम लिखते हुए जा रहे हैं। 5 छंगे 30, कितना बच गया? 3 बच गया, तो ये हमने लिख दिया।
और अब बटे में क्या आ गया 5। अब गुना कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 को 1 से गुना करोगे तो 6, कितना आ गया आपका 6/5। 6 को 5 से भाग करोगे तो 5 एकम 5, शेष कितना बच गया 1 बच गया। और हमें क्या बताना था कि शेषफल कितना होगा, और यहां पर हमारा शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बताओ बिल्कुल आसान हुआ या नहीं हुआ? ये स्टेप तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं, वरना आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको पता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, गुना करेंगे 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बच जाएगा आपका 1 बच जाएगा। वो मैं आपको क्लासेज में सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हर साल आई है। ठीक है जी, हर साल 2021, 22, 23, 24, 25 सभी में आपको ये देखने के लिए मिलेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सोचोगे कि सर 2024 वाले क्वेश्चंस है, हर साल के क्वेश्चंस लेके आया हूं, लेकिन ये हर साल रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है। मैंने बताया ना कि पिछले 5 साल में हर बार जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। देखो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक कक्षा में 26 विद्यार्थी की औसत आयु 43 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह की औसत आयु 44 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी ये हमें बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना बता देता हूं, और मेरा हमेशा से ये फेवरेट रहा है, ये भी याद रख लेना। और भाई एसएससी जीडी का भी फेवरेट है, तभी ये हर साल पूछती है। देखो क्या है इसमें कि एक कक्षा में 26 विद्यार्थी है और उनकी औसत 43 वर्ष दिया हुआ है। तो 26 विद्यार्थी हैं और उनका औसत कितना दिया गया है भाई 43 वर्ष उनका औसत है। थोड़ा स्मार्ट तरीके से करो, बिना पेन के आप कर सकते हो। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैं आपको सिखा दूंगा, बाकी क्लासेस पढ़ेंगे औसत की तब तो और अच्छे से सीखेंगे। तो 26 विद्यार्थियों की औसत आयु 43 वर्ष है। एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो एक शिक्षक यानी 26 से एक शिक्षक और जोड़ लेंगे तो अब कितने लोग हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। ठीक है जी, तो संपूर्ण समूह की औसत आयु के क्या हो गई 44 वर्ष हो गई। औसत का मतलब होता है हर एक की एवरेज भाई 44 हो गई। अब पहले कितनी थी 43, पहले 43 थी, अब कितनी हो गई 44 हो गई। इसका मतलब सभी की कितनी कितनी बढ़ गई, एक एक बढ़ गई। तो हमारे कितने हैं भाई 27 है, तो सभी की एक एक बढ़ गई है। तो कितने वर्ष बढ़ गई है 27 वर्ष बढ़ गई है। 27 वर्ष बढ़ गई, पहले कितनी थी 43, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि 27 बढ़ाई है किसने, टीचर ने। तो 43 तो थी और 27 सभी की बढ़ाई है, तो 43 तो टीचर की होगी ही, प्लस में 27 और होगी। तो जोड़ेंगे तो यहां से 0 और यहां से 7, यानी 70 वर्ष का क्या हो जाएगा हमारा टीचर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी, तो आपको ऐसे आराम से करना है। समझ में आ गया सभी को कैसे हुआ है। ठीक है कि भाई 26 विद्यार्थी थे, 43 औसत थी, अब टीचर के आ जाने से 44 हो गई, मतलब टीचर ने एक एक बढ़ा दी औसत सभी की। सभी कितने हो गए 27, 27 की एक एक बढ़ाई है तो 27 वर्ष बढ़ाई है। 43 पहले से थी तो टीचर की कितनी हो जाएगी 70 वर्ष हो जाएगी। ठीक है जी, चलो और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, वैसे क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है जी, देखिए 0.5 और 72 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 2021 से पहले ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2022-23 में भी आए, फिर उसके बाद 24 में भी आए, और ये देखो 25 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और इसमें हमें क्या निकालना है मध्य अनुपाती। आप अनुपात समानुपात पढ़ लेते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, और एग्जाम्स में आजकल ये हर शिफ्ट में पूछ रहा है, हर साल पूछ रहा है। तो मध्य अनुपाती क्या होता है? मध्य अनुपाती होता है इन दोनों के बीच का, मध्य का मतलब क्या होता है बीच का, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? तो एक सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी हमें मध्य अनुपाती निकालना है तो इसका मतलब हो जाएगा रूट ए बी। रूट ए बी का मतलब है, ए का मतलब है जो पहला हमें दिया हुआ होगा वो, बी का मतलब है जो दूसरा हमें दिया हुआ होगा वो, और उन दोनों का गुना और रूट आपको करना है। तो कर देंगे बिल्कुल आराम से। कितना है 0.5 और गुना में 72। देखो कुछ स्टूडेंट इसको 72 को 5 से गुना करके दशमलव लगा के करेंगे, लेकिन सिंपल समझो, थोड़ा हमें स्मार्ट बनना है। ठीक है,
कैलकुलेशन जितनी स्पीड से, जितने तरीके से हम करने सीखेंगे आसानी से, उतना ही हमारे लिए आसान होता हुआ चलेगा। कैसे करोगे? आपको पता है 0.5 का मतलब क्या होता है? आधा। अब ये संख्या है, इसको आधे से गुना करोगे तो आधा हो ही जाएगा अपने आप, तो इसका आधा कर दो। 72 का आधा कितना होता है? 36। तो इसका मतलब इन दोनों का गुना कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो यहां से समझाता हूं। 0.5 का मतलब होता है आधा। आधा लिख दिया हमने 1/2 और गुना में 72 है, काट दो, 2 से काटा कितने पे? 36 पे, तो आया ना 36। इस प्रकार ये बना है, तो 36 आ गया। √36 किसका मान होता है? √36 6 का मान होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या सभी को इक्वेशन समझ में आ गया? तो याद रख लेना, जब भी आपको मध्य अनुपाती निकालना होगा इस प्रकार से आपको निकालना है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना किस किस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता था, किस किस का ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। फिर से बता रहा हूं, हर साल आया है, 2021 के बाद हर साल ये रिपीट हुआ है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए आयु का है, एज वाला है, कि यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है। यहां पर लिख देते हैं, ए और बी की आयु का अनुपात हमें कितना दिया गया है? 3:4 हमें दिया गया है। उनकी आयु का योग 28 है। इन दोनों की आयु का योग कितना दिया गया है? 28 हमें दिया गया है। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए चैप्टर का बहुत आसान क्वेश्चन है, और यही आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। तो कीजिए। तो यहां पर अनुपात कितना हो गया? यहां से 3 और यहां से 4, 7 अनुपात। 7 अनुपात का मान हमें 28 दिया गया है। एक अनुपात का मान निकालेंगे तो इसके बटे में आपका 7 चला जाएगा, 7 चौके 28, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। अब हमें किसका भी निकालना हो, चाहे ए का निकालना हो चाहे बी का निकालना हो। ए का निकालना है तो 3 को 4 से गुना कर देंगे, बी का निकालना है तो 4 को 4 से गुना कर देंगे। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? 16 वर्ष। हमसे बी का ही पूछा था तो बी का 16 वर्ष हो जाएगा, और अगर ए का पूछता तो ए का कितना हो जाता? आपका 12 वर्ष हो जाता। दोनों को जोड़ के देख लो, आपका 28 वर्ष ही आ रहा है, जो हमें दिया गया था कि दोनों की आयु का योग कितना है? 28 वर्ष है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाभ और हानि का। और लाभ और हानि के चैप्टर के बिना तो आपका एग्जाम हो ही नहीं सकता, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और स्टूडेंट आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनमें फंसते हैं। देखो 2025 में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो तभी आप सही कर पाओगे, वरना आपसे क्या हो जाएगा भाई? ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चंस को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कोई मिस्टेक नहीं करनी। यदि एक कैमरे का क्रय मूल्य की बात हो रही है, यानी कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है, सेलिंग प्राइस की बात हो रही है दूसरा। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है, तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। जहां पर भी प्रतिशत की बात आती है हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। तो हमने मान लिया विक्रय मूल्य 100%, और यहां पर बोला है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है। तो अगर ये 100% है तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगर ये 100 है तो कितना हो गया? 75 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? पहले तो लाभ निकालो कि भाई 75 की कोई वस्तु थी, उसको 100 में बेचा तो इसका मतलब 25 का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऊपर लाभ लिखेंगे, बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे और गुना में 100 लिखेंगे। लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है भाई? लाभ प्रतिशत का आपका यही तो फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, लाभ का मतलब प्रॉफिट, ठीक है, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100। ठीक है, काट दो, 25 से कम 25, 25 थी 75, कितना आ गया आपका? 100/3। तो 100/3% हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 100/3 नहीं लिखा हुआ होगा तो 33 सही 1/3% लिखा हुआ होगा। कभी कभी ये भी एग्जाम में नहीं लिखता, तो 33.33% लिख देगा।
इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में लिख के दे सकता है। तो यहां पर देखो 33 सही 1/3% लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आई ये बात? ठीक है, तो ऑप्शन में कुछ भी आए घबराना नहीं है। अगर 100/3 आ गया तो ये घबरा गए सर जी ऑप्शन में नहीं है, भाई इसको खोलोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है, भिन्न के रूप में। और अगर दशमलव के रूप में लिखा हुआ होगा तो इस प्रकार आपका लिख के दे देगा, ठीक है। तो ऐसे चलो, बेसिक क्लास में मैं आपको ये सारी चीजें सिखा ही चुका हूं कि कैसे आपको करना है, ठीक है जी। तो भाई ये पढ़ लेना। अब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या है, क्वेश्चंस बहुत आसान है। ये टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क आप सभी जानते हो, बहुत प्यारा चैप्टर है आप सभी के लिए, कि राम और लक्ष्मण एक कार्य को क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि भरत, राम और लक्ष्मण साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो भरत को कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। ये टाइप भी हमेशा पूछी जाती है। तो राम और लक्ष्मण का दिया हुआ है, तो राम का हमने लिख दिया कितना भाई 15 दिन में काम करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी हैं, ठीक है, तो लक्ष्मण जी हैं वो कितने दिन में काम करते हैं, 20 दिन में काम करते हैं। लेकिन भरत, राम और लक्ष्मण जी साथ मिलकर 5 दिन में काम कर देते हैं। भरत प्लस में राम प्लस में लक्ष्मण जी, ठीक है, ये कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन में कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया। तो डिवाइड करो, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, इधर से 3 आ गया और इधर से कितना आ गया, 12 आ गया। राम जी हैं 4 काम करते हैं एक दिन में, लक्ष्मण जी हैं 3 काम करते हैं और तीनों मिलकर 12 काम करते हैं। तो अगर इसमें राम जी प्लस में लक्ष्मण जी का माइनस कर दें तो हमें किसका मिल जाएगा, भरत जी का मिल जाएगा। तो 4 और 3 7 काम, तो इसमें 7 माइनस कर दो तो कितना आ गया, भरत जी का 5 काम, ठीक है। यानी कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं। तो वैसे ही अब निकाल दो भाई, 60 है टोटल काम, एक दिन में 5 काम होता है, तो पूरे काम को करने के लिए कितने दिन का समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। 5 से काटा कितने पे, 12 पे जा रहा है, 12 पंजे 60 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 12 दिन का समय लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। टाइम एंड वर्क में जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले यहां पर ध्यान रखना है कि आपको एलसीएम सही से आपको निकालना है। तो जो आपका एलसीएम निकल के आता है वही क्या होता है, आपका टोटल वर्क होता है, यानी कि आपका क्या होता है भाई, कुल कार्य होता है, ठीक है जी। क्या होता है, कुल कार्य। यहां पर जो निकल के आता है वो आपकी क्षमता होती है, जिसको कैपेसिटी बोला जाता है, या सिंपल भाषा में बोले तो एक दिन का कार्य, कि एक दिन में कितना काम होता है, ठीक है जी, एक दिन का कार्य क्या होता है। तो इस प्रकार हमें इसको निकालना होता है, ठीक है जी। तो अब आराम से कर लोगे। तो आज वाली क्लास में हम इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे। और कल से हमारा टॉपिक वाइज क्लासेज है, उसकी शुरुआत हो जाएंगी, ठीक है। टॉपिक वाइज मैथ भी, रीजनिंग भी, बाकी चीजें हैं वो आपको यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और डेली सुबह आपको ये मैथ रीजनिंग अपना 9 AM पर मिलने वाला है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट शाम वाली क्लास में कुछ टाइमिंग बदलने की बात कर रहे थे, तो आज शाम को जो क्लास आएगी उसके बाद वो टाइमिंग आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेना कितने बजे आती है, आप सभी के जो कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं कर दूंगा। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि शाम वाली क्लास कितने बजे डालें, 2 बजे या शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जितने भी बजे आप कमेंट करके बताओगे उतने बजे आपकी दूसरी क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। फिर डेली वही टाइम टेबल रहेगा, फिर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी 2 बजे हम बाकी काम में होते हैं, तो बता देना शाम को 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो इन 3 में से बता देना, ठीक है, 5, 6, 7 में से कि कितने बजे क्लास करनी है। और भाई जितने भी नए स्टूडेंट आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सभी सब्जेक्ट की आपकी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट संपूर्ण तैयारी है वो करवाई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।